नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम राज। आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी ये नाम सुनते ही भारतीय शेयर बाजार के सबसे नाटकीय उतार चढ़ाव में से एक की कहानी दिमाग में आती है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे संस्थापक तुलसी तांती ने अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री की बिजली समस्या से जूझते हुए एक विंड टरबाइन कंपनी की नींव रखी। कैसे ये कंपनी एक समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी विंड टरबाइन निर्माता बनी और फिर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। और सबसे जरूरी, हाल ही में इसने वापसी कैसे की। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की है, ग्लोबल विस्तार के रिस्क की है, कर्ज के जाल की है और फिर उससे उभरने की भी है। आज हम इस बात को समझेंगे कि इसके इस शानदार उदय, फिर मुश्किल भरे पतन और हालिया में वापसी हुई, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। क्योंकि शुरुआत तो वाकई शानदार थी। तांती जी ने बिजली की जो किल्लतें थी उसमें एक अवसर देखा। 1955 में सुजलोन की स्थापना हुई। सोच आत्मनिर्भर भारत वाली थी। घरेलू समाधान पर जोर, जर्मनी के सेडविंड से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट लिया, वर्टिकल इंटीग्रेशन पर फोकस किया, मतलब टरबाइन बनाने के शुरू से अंत तक खुद ही करना। और फिर आया 2005 का वह ब्लॉकबस्टर आईपीओ, वो आईपीओ जिसने कंपनी को रातों रात सुपर ब्रांड बना दिया। लेकिन शायद यहीं से मुश्किलें बढ़ने लगी। 2007 में आरी पावर सिस्टम का एक्विजिशन, ये एक बहुत बड़ा कदम था और जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी भी। 1.5 बिलियन यूरो की लागत से खरीदी गई कंपनी को बाद में सिर्फ 1 बिलियन यूरो में बेचना पड़ा। ये सौदा सिर्फ महंगा ही नहीं था, इससे सुजलॉन को भारी बोझ तले दबा दिया। कर्ज 5100 करोड़ से बढ़कर सीधे 17,000 करोड़ तक पहुंच गया और इसका बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी के जरिए जुटाया गया था। एफसीसीबी का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉन्ड जिसको कि बाद में शेयर में बदला जा सके और जो फॉरेन करेंसी जैसे यूरो डॉलर में इशू हुआ हो। ये बाद में एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया। दिक्कतें ये हुई कि रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा होता गया तो कर्ज का बोझ बढ़ गया और साथ ही बॉन्ड को शेयर में बदलने का दबाव भी आ गया। आर पावर पर इतना फोकस था कि भारत को ही नजरअंदाज कर दिया। ग्लोबल विस्तार की धुन में घरेलू भारतीय बाजार पीछे छूट गया। तांती जी ने बाद में माना कि उस समय भारत प्राथमिकता नहीं था और इसका फायदा जीई जैसी कंपनियों ने उठाया। उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जीई ने तो भारत को ध्यान में रखते हुए कम हवा की गति से चलने वाले टरबाइन बना लिए। इसके अलावा गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगा, जिससे गंभीर समस्या सामने आई। अमेरिका में, भारत में ब्लेड टूटने की खबरें आने लगी। जॉन डियर जैसी बड़ी कंपनियों को जो टरबाइन बेचे थे उसमें दरार आ गई। सोचिए, कंपनी को लगभग $100 मिलियन खर्च करके एक बड़ा कार्यक्रम चलाना पड़ा, जिससे जो पैसा टरबाइन बनाने पर खर्च कर सकती थी उसे वह पूरा पैसा टरबाइन ठीक करने में लगाना पड़ा। इससे कंपनी का इमेज भी बहुत खराब हुआ। ये सब किसी भी कीमत पर ग्रोथ की मानसिकता का नतीजा था। और फिर 2008 का वह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसने तो हालत और बिगाड़ दिया। और फिर 2012 में वो बड़ा झटका लगा। कंपनी ने $209 मिलियन के फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया और उस समय यह भारत का सबसे बड़ा बॉन्ड डिफॉल्ट था। इसके बाद एक बहुत ही लंबा स्ट्रक्चरिंग, मतलब पुनर्गठन का दौर चला। बैंकों के कंसोर्टियम ने नियंत्रण ले लिया। कंसोर्टियम मतलब होता है ग्रुप ऑफ बैंक्स। आरी पावर को बेचना पड़ा। फिर दिलीप सांघवी ने 1800 करोड़ के निवेश करके सहारा दिया और आखिरकार जुलाई 2020 में लोन रिस्ट्रक्चरिंग लागू हो पाई, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट कम हुई, बहुत सारा कर्ज नए इक्विटी और नए डिवेंचर में बदल गया। इसका नतीजा ये हुआ
कि प्रमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी कम हो गई और अब ताज़ा स्थिति ये है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। ये बहुत बड़ी बात है। FY25 में करीब 2075 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। ऑर्डर बुक 5.6 गीगावाट से ज़्यादा की है और क्रासिल ने रेटिंग बढ़ाकर A+ कर दी। ये एक काफ़ी अच्छा सुधार है। ये कंपनी के कर्ज चुकाने के बेहतर क्षमता का संकेत है। इसका जो नया S144 3 मेगावाट की टरबाइन है वो भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये खास तौर पर भारतीय परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। तो कंपनी का फोकस अब पूरी तरह से भारतीय बाजार पर वापस आ गया है। लेकिन हाल ही में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिजिग्नेशन की खबरें आई थी। ये एक बहुत जरूरी पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुलाई 2024 में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मार्क डिसिलियर। उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की कमी का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया। ये एक गंभीर आरोप है। इससे निवेशक के मन में खासकर अतीत को देखते हुए कुछ संदेह जरूर पैदा कर दिया है। ये तस्वीर अब भी मिली जुली है। एक तरफ ये शानदार वापसी, कर्ज मुक्ति और बड़े ऑर्डर्स और दूसरी तरफ गवर्नेंस पर सवाल। इसके साथ साथ जबरदस्त कंपटीशन। स्टॉक का प्राइस भी ज्यादा लग रहा है। इसका पीई रेशियो 40 के ऊपर है। मतलब बाजार बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहा है। यह दिखाता है कि बाजार भविष्य में बहुत ज्यादा मुनाफा की उम्मीद कर रहा है, जो अपने आप में रिस्क भी हो सकता है। और अतीत में निवेशक का पैसा डूबने का इतिहास तो है ही। इससे निष्कर्ष यही है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। बैलेंस शीट मजबूत हुई है, टेक्नोलॉजी नई है, फोकस भी अब साफ है भारतीय बाजार। लेकिन वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिजाइन और अतीत में जो गलतियां रही है वो ये सवाल जरूर खड़ा करती हैं कि क्या कंपनी के काम करने में उतना ही गहरा बदलाव आया है जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सुजलॉन ने अपनी पिछली गलती से सबक सीखा है या नहीं। ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।